नमस्कार, मैं हूं वार्तिका। आप हैं ईशाविद हिंदी के साथ और हमारे साथ है संयुक्ता, जो प्रथम से हैं। प्रथम की प्रोजेक्ट हेड है और प्रथम काम करता है सरकारी स्कूलों की शिक्षा पर और बाकी बुनियादी शिक्षा को देश में मजबूत करने पर। संयुक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। एक पहला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि देश की स्कूली शिक्षा पर कोरोना वायरस का कितना बड़ा असर या लॉकडाउन का कितना बड़ा असर आपको लगता है? जब ये वायरस स्प्रेड होने लग गया और बहुत ही सडनली स्कूल बंद हुए, तो इसका जो इम्पैक्ट है बहुत भारी इम्पैक्ट रहा घरों के अंदर, स्कूलों में और सिविल सोसाइटी और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पर, क्योंकि सडनली एक ऐसा कंडीशन बन गया जहां पर हमें ये देखना पड़ा कि शिक्षा कैसे कंटिन्यू रहेगी स्कूलों के बंद होने के बावजूद। जो अर्बन सेक्टर के स्कूल्स थे और उनसे जो रूरल सेक्टर के स्कूल्स थे, उसमें कितना आपको बड़ा डिफरेंस लगा? तो आई थिंक प्रभाव सभी जगह महसूस हुआ, अर्बन हो या रूरल। एंड आई थिंक पेरेंट्स पे प्रभाव उनके जॉब पे भी पड़ा। बहुत सारे लोगों को घर पर बैठना पड़ा, सडनली उनकी जॉब अगले दिन चली गई। तो इस तरह से, और शायद ये रूरल और अर्बन दोनों में देखने को मिला। आपने देखा कि बहुत सारे लोग माइग्रेट हो रहे हैं, अपने गांव में जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो डेली मजदूरी थी वो भी बंद हो चुकी थी। और इस तरह से बच्चों पे प्रभाव आई थिंक सिर्फ स्कूल बंद होने की वजह से नहीं, घर पे जो माहौल था उसके वजह से भी हुआ होगा। जी। एक तो और बड़ा जो एक और बड़ा जो मुद्दा निकल के आया कि शिक्षा इस टाइम पर कंटिन्यू कैसे रहे। और यहाँ पर मैं कहूंगी, चाहे वो सरकार हो, स्कूल हो, प्राइवेट हो या पब्लिक, बहुत ही जल्दी इस शॉक के बाद लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि बच्चे तक शिक्षा ना रुके, इसके लिए क्या किया जाए। जी। उसमें कोशिश सभी की जारी रही, ऑफ कोर्स उसके अंदर चैलेंजेस भी रहे। जी। तो किस तरीके के चैलेंजेस आपको सबसे बड़े दिखे शिक्षा को लेकर? आई थिंक शिक्षा को लेकर एक वाइल एक एनर्जी थी कि हर बच्चे तक ये पहुंचाना है, जो पढ़ाई हो रही है, जो बच्चों को कनेक्टेड रखना है, ये मोटिवेशन सबका था। लेकिन बहुत ही जल्द हमें ये समझ में आया कि टेक्नोलॉजी जो है, ये अलग अलग बच्चों और उनके घरों में अलग अलग टाइप का देखने को मिलता है। सो फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन शिक्षा की अगर मैं बात करूं, जो व्हाट्सएप के माध्यम से स्मार्टफोन डिपेंडेंट कंटेंट होता है, वो बहुत यूजफुल रहा, लेकिन कुछ ही बच्चों तक सीमित रहा। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया में हमारी टेली डेंसिटी रूरल एरियाज में खासकर इज ओनली अबाउट 57%। तो अगर हम बात करें बाकी 53% की, तो उन बच्चों के साथ ये समझ में आ रहा था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बजाय शायद कुछ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की मदद लेने की जरूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल, आउटडेटेड से मेरा मतलब है वो जो छोटे कीपैड फोन्स होते हैं, उसके माध्यम से बच्चों तक कैसे पहुंचा जाए, कंटेंट कैसे पहुंचाएं। ऑडियो हो गया, रेडियो हो गया, आईवीआर हो गया, बहुत सारे जिसको मैं आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का नाम दूंगी, वो वापस आ गए बहुत बड़े पैमाने पे, ताकि हम हर बच्चे तक पहुंच पाए। जी। तो ये ऑडियो, वीडियो और आईवीआर के जरिए किस तरीके से बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई गई इस लॉकडाउन के बीच में? सो अलग अलग आई थिंक सरकारों ने और संस्थाओं ने मिलकर बहुत सारी चीजों का निर्माण किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दिल्ली सरकार की स्कूलों का एग्जाम्पल दूं, तो मिशन बुनियाद के तहत क्लास 3 to 8 के लिए उन्होंने आईवीआर यानी कि इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम के थ्रू उनके स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चे तक पहुंचने की कोशिश की। इसमें हर दिन आप एक कॉल, बच्चा एक कॉल कर सकता था, तुरंत उसको एक मिस्ड कॉल आता, और वो बच्चा फिर अपना ग्रेड दबाते ही उसको कुछ कंटेंट भाषा या गणित में या हैप्पीनेस करिकुलम से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ सुनने को मिलता और फिर करने को मिलता। तो इस तरह से दिल्ली सरकार ने ये कोशिश जारी रखी। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, तो नागपुर डिवीजन में साहेब बाहेरची शाळा एक उनका एक रेडियो प्रोग्राम है, और रेडियो के थ्रू, लाउड स्पीकर्स के थ्रू उन्होंने अपने कंटेंट को हर बच्चे और हर घर में
पहुंचाने की कोशिश की। जी। इसके अलावा जिस संस्था में मैं काम करती हूँ प्रथम में, हमने दिल्ली सरकार, महाराष्ट्र सरकार और सरकारों के साथ भी काम किया। यूपी में बहुत बड़े पैमाने पे रेडियो का काम, बिहार में एक टीवी चैनल के थ्रू एजुकेशन बच्चों तक पहुंचाना, इस सब में हम इन्वॉल्व रहे हैं। कीपैड वाले फोन पे हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा कि छोटे से छोटे मैसेज को कितने कैरेक्टर्स के अंदर भेजने पर एक मैसेज के अंदर वो कंटेंट आएगा और बच्चा उसको पढ़ पाएगा। ये हमारा बड़ा एक्सपेरिमेंट रहा। तो अक्रॉस इंडिया हम बहुत सारी भाषाओं में हमने बुनियादी शिक्षा यानी भाषा और मैथ पे छोटे छोटे सवाल बनाए, एंड सो वी मेड इट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, बट वी आल्सो लुक्ड एट द कॉन्टेक्स्ट। तो एक्टिविटी कुछ चीजों के अराउंड होती थी जो घर पे मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, छोटा बच्चा अगर है, वर्गीकरण के लिए हम कहते थे आलू और प्याज अगर घर में है तो उसको अलग एक टोकरी में दे और फिर बच्चे से कहे कि वो अलग कर दे। सो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज हम एसएमएस के द्वारा भेजने लगे, पर उस पे काफी काम करना पड़ा क्योंकि हर एसएमएस में हर भाषा पे डिपेंडेंट एक कैरेक्टर का एक लिमिट होता है। लेकिन इस माध्यम से हम बहुत बच्चों तक पहुंच पाए। जहां पर हम व्हाट्सएप से नहीं पहुंच पाते, वहां पर हम एसएमएस के थ्रू पहुंच पाए। जी, तो लेकिन इसमें किस तरीके के चैलेंजेस आपके सामने रहे? चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं वर्तिका, क्योंकि जैसे ही हमें समझ में आया कि ये कीपैड फोन पे कंटेंट जाना चाहिए, तो अलग अलग भाषाओं में बनाना पड़ा। सेकंड, उसको बहुत सिंपल रखना था, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब कंटेंट जाता है तो वो पेरेंट के हाथ में ही फोन होता है। पेरेंट के हाथ में, तो पेरेंट बच्चे के साथ ये एक्टिविटी करे, इसको हम कैसे, हाउ डू वी मेक श्योर दैट दैट हैपेंस, है ना? तो और ये भी हो सकता है कि कुछ पेरेंट्स पढ़ ना पाए, तो फिर वो एसएमएस का क्या फायदा हुआ? और कुछ चीजें अगर हम कहें कि कुछ बाजार से ले आओ, तो बाजार भी तो बंद है, तो वहां पे सामान कैसे आएगा? सो चैलेंज ये रहा कि उसको सिंपल रखना, उनकी भाषा में हो, और मतलब लोकली अवेलेबल मटेरियल का हो। आई थिंक ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रही। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगी कि हर पेरेंट के साथ उनसे फोन पे बात करना और फॉलो अप करना कि मैसेज आया, क्या करना है, ये समझ में आया कि नहीं, और कभी कभी बच्चों से भी बात करना कि ये कैसा रहा, क्या किया आपने आज। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा, फोन करके पूछना आप कैसे हैं और कैसा रहा, ये आज की गतिविधि कैसी जी, रही। तो मतलब ये पूरी एक्टिविटी का पूरा जो एजुकेशन का फीडबैक भी लेना या इंश्योर करना कि आप जो एक्टिविटी दे रहे हैं, जो आप सवाल दे रहे हैं, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो एक बड़ा चैलेंज रहा। सिंह, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपका जो प्रथम का एक असर सर्वे होता है, उस असर सर्वे में पहले जो सर्वे हुए हैं, जो लास्ट सर्वे हुआ है, उसमें क्या फाइंडिंग्स थी? और अब क्या लॉकडाउन और कोरोना वायरस के बाद आपको कौन से ऐसे की इंडिकेटर्स रहेंगे जहां सबसे बड़ी चुनौतियां आप लोग देखने की संभावनाएं बन रही हैं? जी, पिछले साल की असर की अगर मैं बात करूं, और लगातार बहुत सालों से, आई थिंक 10 साल से ऊपर हो गए असर सर्वे को, तो 3 से 14 साल के बच्चों के साथ ये होता है, बुनियादी शिक्षा के ऊपर एक असेसमेंट टूल होता है, जहां पर हम ये देखते हैं कि लगभग 50% बच्चे जो क्लास 5 में हैं, वो एक सिंपल ग्रेड 2 लेवल टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते, और मैथ में भी बेसिक ऑपरेशंस में भी दिक्कत होती है। इसको लेकर बहुत सारी कोशिशें रही हैं, और हमने ट्राई किया है कि इसको, इस कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अलग अलग राज्य की सरकारों ने भी बहुत सारा इनिशिएटिव लिया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी एक बहुत बड़ा मिशन टू इम्प्रूव फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी लॉन्च किया है। लेकिन ये बस ये हम कर ही रहे थे कि ये लॉकडाउन हो गया, तो एक डर है आई थिंक बहुत सारे लोगों के मन में कि पहली भी कंडीशन बहुत खास नहीं थी, पर इतने महीनों के ब्रेक के बाद बच्चों पर क्या असर होगा, उनकी बुनियादी शिक्षा पर क्या असर होगा, इसको लेके काफी लोग आई थिंक अभी
परेशान हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। जी, बिकॉज शिक्षा क्योंकि जब को आपका बच्चों जो तक। ये एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आपकी असर जो रिपोर्ट है, इसमें पहले ही आपने बताया कि जो ग्रेड 5 के बच्चे थे वो ग्रेड 2 के लेवल के टेक्स्ट नहीं पढ़ पाते थे, जबकि प्रॉपर स्कूल चल रहे थे, प्रॉपर एजुकेशन हो रही थी। और अब जब इतना लंबा ब्रेक हो गया है और आपने खुद बताया कि किस तरीके की चुनौतियां दूर दराज के इलाकों में हैं, पेरेंट्स के सामने, टीचर्स के सामने एजुकेशन को लेके, तो उसके बाद जो वो बच्चे जिनका सीखना शुरू हुआ होगा, जो शायद ग्रेड 2, 3, 4 या 5 में होंगे, वो किस तरीके से पहले सब कुछ होते हुए भी ग्रेड 5 का बच्चा ग्रेड 2 के बच्चे के लेवल का बहुत से बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे। अब उनका आगे क्या होगा, उनका लर्निंग प्रोसेस क्या होगा? क्या इस चैलेंज को दूर करने के लिए या इससे कोप अप करने के लिए कुछ नए मेथड्स अपनाए जा रहे हैं? जी, जो एग्जाम्पल अभी मैंने शेयर किया, चाहे वो आईवीआर हो या एसएमएस, बहुत सारे लोग और सरकारें इस इश्यू के प्रति जागरूक हैं। और इस यही रीजन है कि जो कंटेंट जा रहा है वो काफी हद तक बेसिक है, ताकि बेसिक लर्निंग अगर अपनी जगह पर रहे तो आगे चलकर इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए जब स्कूल्स खुले। लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद मुझे लगता है कि काफी ऐसे बच्चे होंगे जहां पर हम देखेंगे कि जब वो स्कूल में आएंगे, जब स्कूल खुलेंगे, तो लर्निंग लॉस हुआ होगा। तो इसी के लिए हम कह रहे हैं कि अभी इस ब्रेक में जितना हम कर सकते हैं हम कर ही रहे हैं, लेकिन जब स्कूल खुले एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सजेशन और व्यू बन रहा है कि पहले आप देख लीजिए कि बच्चों का क्या स्तर है, वो किसी भी क्लास में हो, आप स्तर देखिए और वहां से शुरू कीजिए। सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, लेकिन पाठ्यक्रम को कुछ दिन तक साइड में रखिएगा। ये देखिएगा कि बच्चे अटेंड कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, आउट ऑफ स्कूल ना हो गए हों बच्चे। एंड सेकेंडली, बच्चों का के स्तर के अनुसार आप पढ़ाना शुरू कीजिएगा। तो जो दूसरा पॉइंट है उसको मैं थोड़ा और बताना चाहूंगी। बच्चे इस दौरान आउट ऑफ स्कूल हो गए होंगे फॉर मेनी डिफरेंट रीजंस। बड़े बच्चे हो सकता है काम पर जा रहे हों, कुछ लोग माइग्रेट हो गए तो स्कूल से नाम कट गया हो। नाम कट गया हो यानी कि जब स्कूल खुले हो सकता है वो पेरेंट और बच्चा यहाँ पर जी, नहीं है। स्कूल ड्रॉप आउट की बहुत यहाँ पे दिक्कत पड़ने की संभावना जताई जा रही है। जी जी जी। सो ये देखना बहुत जरूरी है कि एनरोलमेंट बच्चों का है, लेकिन स्कूल में बच्चे लगातार आ रहे हैं कि नहीं, और हम उनके साथ उनकी शिक्षा के स्तर पर जुड़े हुए हैं कि नहीं। जी। और जब आप हमसे थोड़ी देर पहले आपकी बात हो रही थी, आपने बताया था कि पहले लगभग 96% बच्चे स्कूलों में एनरोल होते थे और वो बहुत सी वजहों से कई बार स्कूल उनको आने में इंटरेस्ट रहता था, जिनमें से जो स्कूलों में मिड डे मील भी मिलता था, वो एक बड़ा इंसेंटिव होता था एक बच्चे के लिए स्कूल आने का कई इलाकों में। तो अब ये लॉकडाउन के बीच में वो मिड डे मील को क्या किसी तरीके से इंश्योर रखा गया, या फिर इसके ना होने से आपको क्या लगता है कि एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? जी जी। स्कूल होने क्लोज होने के तुरंत बाद आई थिंक अलग अलग राज्य की सरकारों ने अलग अलग पहल की, ये जानते हुए कि बहुत सारे बच्चे जो जिनको स्कूल में खाना मिलता था अब घर पर उनको कैसे मिलेगा। सो अगर मैं दिल्ली सरकार की बात करूं तो उन्होंने खाना प्रोवाइड करना शुरू कर ही दिया, प्लस वो राशन के पैकेट जो हैं वो घरों में पहुंचते थे। और बहुत सारे स्टेट्स में भी ये स्कीम लागू किया गया जहां राशन घरों में मिले, और आंगनवाड़ी के थ्रू भी बहुत सारे पैकेट्स घरों में जा रहे हैं। ऐसा मैंने मतलब दिल्ली कहाँ में पे मैं आप रहती हूँ इसलिए मैं एग्जाम्पल कह दे सकती सकती हैं? हूँ। जी, महाराष्ट्र में, दिल्ली, तेलंगाना, बहुत सारे स्टेट्स ने ये किया है, ये ध्यान में रखते हुए कि घर में कुछ खाना जरूर जाए। आंगनवाड़ी के माध्यम से, आंगनवाड़ी वर्कर के थ्रू कुछ खाना जरूर जाता है। और दिल्ली सरकार का एग्जाम्पल ये है कि स्कूलों में भी खाना बना बनाया खाना जाता है, जहां रोज जो है कम से कम 2 मील्स पेरेंट्स और उनके बच्चे वहां पे कर सकते हैं। जी। सो आई फील कि एक कोशिश तो रही है,
पर डिस्पाइट दैट मैं ये नहीं कह सकती श्योरिटी के साथ कि ये हर बच्चे और हर घर तक पहुंच पाया कि नहीं। उसके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, कुछ लोग मूव कर गए, कोई बीमार है तो जा ही नहीं पाया, तो इस तरह की कुछ इश्यूज हो सकता है कि रही हो। न्यूट्रिशियस फूड खाना जरूरी है, लेकिन वो खाना जब बहुत सारे फैमिली मेंबर्स में बढ़ जाता है तो शायद कम खाना मिलता हो, तो इस तरह के इश्यूज भी हो सकते हैं। जी, ये कमाल मेथोडोलॉजी के बारे में आपने बताया था, ये क्या है और ये लॉकडाउन के बीच में बच्चों के एजुकेशन में किस तरीके से हेल्प कर रही है? जैसे कि मैंने आपको बताया, असर सर्वे के थ्रू हमें पता चला कि जिस लेवल पे बच्चों की रीडिंग या बेसिक मैथ होनी चाहिए वो नहीं हो रही थी। तो जैसे ही हमारे सर्वे से ही हमें पता चला, तो हमने सोचा कि इसको बहुत ही जल्द करने की जरूरत है, क्योंकि अगर बच्चा एक बेसिक टेक्स्ट नहीं पढ़ सकता तो आप समझ सकते हैं क्लास 5 में जहाँ पे इतना सारा पढ़ना होता है वो बच्चा फिर कैसे करेगा। तो कमाल मेथोडोलॉजी हमारा ऐसा एक मेथोडोलॉजी है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 30-40 दिन के अंदर अगर बच्चों को ग्रुपिंग करते हुए उनके स्तर से बच्चों को पढ़ाया जाए और कुछ खास गतिविधियां होती है, कुछ मटेरियल होता है, तो बच्चा बहुत ही जल्दी ये बेसिक्स जो है वो करने लग जाएगा। तो ये हमने खुद करके देखा, और बहुत सारी मतलब गवर्नमेंट्स के साथ भी जब हमने करके देखा, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में और बहुत सारे और स्टेट्स में, तो वहां पर हमने देखा कि ये इसको करने की वजह से बच्चे बहुत जल्दी अपने बेसिक रीडिंग और मैथ के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को स्कूल की पूर्व तैयारी, यानी बुनियादी शिक्षा का एक दूसरा पहलू है कि बच्चे अगर स्कूल से पहले कुछ चीजें कर लें आंगनबाड़ी में ही, तो क्लास 1 और 2 के साथ जैसे ही बच्चा स्कूल में आता है एक नया माहौल उसको मिलता है, पर कुछ बेसिक्स, फॉर एग्जांपल अगर किताब का कुछ एक्सपोजर हुआ हो, कुछ भाषा विकास और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट पे कुछ काम हुआ हो, तो बच्चे आसानी से क्लास 1 में काम कर समझने लग जाते हैं चीजों को, और आगे चल के फिर उनको इस तरह की कैचअप या कमाल पद्धति की जरूरत ही ना पड़े। जी जी, तो यहाँ पे संयुक्त आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फिलहाल जब आप काम करती हैं दूर दराज के सरकारी स्कूलों में, खास तौर से उनके साथ में काम करती हैं बच्चों के एजुकेशन के लिए, वहां से किस तरीके का फीडबैक मिल रहा है? पेरेंट्स हमें फोन करके बताते हैं कि क्या हुआ, जिनके पास व्हाट्सएप और पिक्चर्स है वो उस पे अपना फीडबैक देते हैं, और इसके अलावा जो है एसएमएस के थ्रू या किसी और के फोन को लेकर भी हमें बताते हैं कि क्या हुआ। इन बातचीत के दौरान ये भी पता चलता है कि क्या चल रहा है घर पे। सो घर पे ये बहुत बार ये सुनने को मिलता है, क्योंकि वो अपनी फिर अपने हालात के बारे में भी बात करना शुरू कर देते हैं। तो बातचीत ये होती है कि अभी हम घर पे हैं, या कल से हम काम पे जाने लग जाएंगे तो शायद रात हो जाएगी बच्चों के साथ काम करते करते। इस साल के टेक्स्ट बुक घर पर आ गए हैं, स्कूल के टेक्स्ट बुक, लेकिन अभी स्कूल कब खुलेंगे हमें पता नहीं। तो जिस तरह के सवाल मुझे लगता है हर पेरेंट के मन में आता है, वो सभी जगह से सुनने को मिल रहा है। और बच्चों के बहुत सवाल होते हैं कि हमारा स्कूल कब खुलेगा, हम तो क्लास 6 में जाने वाले थे, हम तो अभी तक क्लास 5 में ही रह गए, जुलाई आ गया, बच्चे प्रमोट हो जाते हैं अप्रैल में। तो बच्चों के मन में भी ये है कि पेंसिल बॉक्स बैग मेरा तैयार है, बताओ स्कूल कब खुल रहा है। तो आई थिंक इसको लेकर बहुत सारी चर्चा होती है, तो सब लोग बहुत उत्सुक होंगे स्कूलों के खुलने के लिए, और मुझे लगता है जब स्कूल खुले तो एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होना चाहिए, क्योंकि ये क्लास ऑफ 2020 बहुत ही स्पेशल क्लास है। जी, संयुक्त यहाँ पे बिल्कुल स्पेशल होना चाहिए और सेलिब्रेशन भी होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से एक बच्चों को परेशानियां आ रही हैं, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसके पास शायद जो कोर्स डिले होने के बाद में काफी पहले ही कुछ बच्चे क्लास में कमजोर होते हैं, जिनको एक्स्ट्रा एफर्ट और एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत होती है टीचर्स से, वो नहीं मिल पाया, और घर में भी इतना टेंशन का माहौल कि माँ बाप की नौकरी चली गई है या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बच्चे देख रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सरकार से ये मांग करें कि आप इस ईयर को अगर 0 ईयर मान लेंगे, कि सभी बच्चों को अगर ये एक सुनिश्चित आप कर देंगे कि इस साल आपका पढ़ाई का जो भी नुकसान होगा उसका आप
आपके फ्यूचर पे या फिर आपके फ्यूचर एजुकेशन या फिर आपकी अपॉर्चुनिटीज पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, तो क्या बड़ा आपको लगता है कि बड़ा कुछ नुकसान हो जाएगा, या फिर क्यों इस एक साल को आपको लगता है कि क्या सरकार को एक जीरो ईयर की तरह नहीं देखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आई थिंक एक तरह का जहनी दबाव जो है, अगर हम उसको दूर रखना चाहते हैं बच्चे से, तो बच्चा स्कूल जरूर आए, लेकिन पढ़ाई, सिलेबस और एग्जाम की परेशानी थोड़ी कम हो जाए। हम ये देखें कि बच्चा कैसा महसूस कर रहा है, उसके साथ बातचीत और बेसिक्स, यानी कि बच्चा जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लर्निंग लॉस शायद होगा, वो लर्निंग गेम में बदलना, आई थिंक वो जीरो ईयर का काम होना चाहिए। कि बच्चा खुश रहे, सही सलामत रहे, वापस एक रूटीन में एडजस्ट कर जाए। और हम जो है बच्चे के साथ तो हम काम करते ही हैं स्कूलों में, पर शायद पेरेंट्स तक भी इस टाइम पर पहुंचने की जरूरत होगी। ये वही पेरेंट्स हैं जो इस दौरान बहुत ही मजबूत रहे हैं अपने बच्चों के लिए, पर वो भी काफी तनाव से गुजर रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, तनाव जब घर में होता है तो वो बच्चे तक भी पहुंचता है। तो बच्चों और पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड रहना, चाहे स्कूल के अंदर हो या मोहल्ले में, और बेसिक्स पे फोकस करना, बच्चा खुश रहे इस पर फोकस करना, अगर हम ये कर लें तो मुझे लगता है कि आगे चल के जो हमें टेंशन है कि बच्चा मेरा कामयाब होगा कि नहीं, स्कूल सोचता है रिजल्ट कैसा होगा, दोनों ही चीजें अच्छे से हो जाएंगी। जी, असिंग, तब बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे कही। और आखिरी सवाल असल में यही रहेगा मेरा आपसे कि ये जो 3 महीने का लगभग समय निकल गया है, करीब 4 महीने होने जा रहे हैं कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच में, अब इसके आगे क्या आपके सजेशंस रहेंगे स्कूलों के लिए, या फिर क्या पॉलिसी एजुकेशन की ऐसी बदलनी चाहिए जो बच्चों की आगे की शिक्षा को सुनिश्चित कर सके? और किस तरीके के आप एफर्ट्स देखना चाहेंगी एजुकेशन में, एजुकेशन सेक्टर में, अलग अलग तरीके के बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों को ध्यान में रखकर, अर्बन एरिया के लिए और रूरल एरिया के लिए? जी जी, थैंक यू इस सवाल के लिए। मेरे मन में तो बहुत एक बड़ा विश लिस्ट है, पर 3-4 चीजें मैं कहूंगी। मुझे लगता है कि हम इस पिछले 3-4 महीने से जो हमने देखा है ना, उसको एक पॉजिटिव वे में एज एन अपॉर्चुनिटी हम इसको लें कि आगे के लिए अगर हम कोई बदलाव करना चाहते हैं तो वो क्या हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल, हमेशा हमारा रहता था कि ओ माय गॉड, एग्जाम तो होने ही है, सिलेबस तो कंप्लीट होना ही है। अब 4 महीने हो गए, लोग परेशान है कि क्या होगा, लेकिन इसके वजह से अगर हम मजबूत रहे तो मुझे लगता है कि इसका कुछ भारी असर नहीं भी होगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। तो एक तो अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है कि एजुकेशन इज नॉट अबाउट सिलेबस कंप्लीशन, इट्स अबाउट डेवलपिंग लाइफ स्किल्स। सेकंड, सिलेबस को थोड़ा साइड में रख दीजिए, बातचीत कीजिएगा। हम लर्निंग लॉस की अभी तक बात कर रहे थे कि पर हम एज टीचर्स, एज स्कूल्स, हम उस पर काम करेंगे, लेकिन बच्चों ने इन 4 महीनों में बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो लर्निंग गेम क्या हुआ, इस पे थोड़ी सी चर्चा हो जाए। पेरेंट्स के साथ हम बहुत गहरे तरीके से इस बार जुड़े रहे, स्कूल खुलने पर भी जरूर उनके साथ कनेक्शन रखिएगा। और एक बड़ी चीज जो हमने सीखा है इस टाइम पर कि बच्चों से कनेक्टेड रहने के लिए कभी इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, कभी उनसे फोन पे बात करनी होती है, कभी IVR चाहिए होता है। तो इन सब सिस्टम्स के थ्रू उनसे कनेक्टेड कैसे रहें, ताकि फ्यूचर में, भविष्य में अगर कभी भी ऐसा हो, और हम जानते हैं कि इस वायरस को लेकर बहुत टेंशन भी रहता है कि आज स्कूल बंद खुल गए पर हो सकता है कल बंद भी हो जाए, तो उससे कनेक्टेड रहने के तरीके क्या हो सकते हैं, उस पे बहुत ज्यादा हम फोकस करें। जी, और संयुक्ता, ये जो हमारे एग्जामिनेशन का जो तरीका है और जो जिस तरीके से एक क्लास टेस्ट होते रहते हैं और क्लास टेस्ट के फिर ग्रेड्स जुड़ते हैं और फिर साल के अंत में एक एग्जाम होते हैं जिनके परसेंटेज से ये डिसाइड किया जाता है आमतौर पे कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है या नहीं है। आमतौर पे ऐसा परसेंटेज जो बच्चे का आता है रिजल्ट, उसके आधार पर देखा जाता है। तो यहाँ अब इस हालात के बाद में किन चीजों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत होगी,
और क्या बदलाव इस बारे में आप सजेस्ट करेंगे? जी, जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी कि इस पैंडेमिक के वजह से बहुत सारी चीजें देखने को और सीखने को मिली हैं। और जो पर्सन इन हालात के साथ डट कर सामना कर पाए, वो आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई दिया है। एंड सो दिस इज अ वेरी क्लियर एग्जाम्पल कि मार्क्स अपनी जगह हैं, और जिंदगी में जो चीजें होती हैं उनका डटकर सामना करना एक लाइफ स्किल है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सिस्टम्स जो है वो आई थिंक ये मार्क्स और एग्जामिनेशन का सिस्टम इसलिए करती हैं ताकि स्केल पर कुछ चीजें हो पाए और एक ही लेवल पे हम बता पाए कि इसको 90 मिला तो इसका एडमिशन कर दो, इसको 80 मिला तो मत करो। बट अगर हम ये देखें कि बच्चे को क्या आता है और उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, और उस चीज को और आगे हम कैसे बढ़ाएं, बच्चे के स्तर को देखते हुए आगे कैसे बढ़ें, तो मुझे लगता है कि एग्जाम हो या ना हो, बच्चे को हम सक्षम कर देंगे किसी भी लाइफ के एग्जाम को लेने में। ये हमारा गोल होना चाहिए। ये मुश्किल है, पर मुझे इस देश के टीचर्स पे पूरा भरोसा है। मुझे लगता है कि हम ये साथ मिलकर कर सकते हैं। जी, संयुक्ता, एशियाविल हिंदी से बातचीत के लिए, हमें अपना समय देने के लिए, और एक टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को अपनी विचार बताने के लिए, अपना एडवाइस देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं उनके साथ मैं यही कहना चाहूंगी कि आपके घरों में भी बच्चे अगर होंगे तो उनके स्कूलों की शिक्षा को लेकर आप भी परेशान रहे होंगे इस बीच में। लेकिन शिक्षा को केवल कोर्स मटेरियल और मार्क्स तक ही सीमित करके ना देखा जाए। जैसे संयुक्ता ने कहा कि इन 3 महीनों में उन्होंने काफी कुछ सीखा होगा, उनसे लर्निंग पे चर्चा की जाए और उन्होंने इस बीच में क्या सीखा, इस बारे में भी बात करनी जरूरी है। और हर बच्चे के अपने लेवल के अकॉर्डिंग आके बात की जाए। और अगर 0 ईयर सरकार इस एजुकेशन ईयर को मान लेती है, तो वो 0 ईयर का इस्तेमाल बच्चे के एजुकेशन को लेवल अप करने में और उसको दोबारा से नए रूटीन में एडजस्ट करने में देने के लिए, एक समय देने के लिए, और उसको आगे के साल के लिए तैयारी करने के लिए, और पीछे के साल का जो छूट गया उसको कवर अप करने के लिए काफी इम्पोर्टेंट यहाँ पे साबित हो सकता है। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की जानकारी के लिए बने रहिए एशियाविल हिंदी के साथ। नमस्कार।